चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है दशरथ सिंह। आज अपन आर एस मेंस में जो इंग्लिश आती है 80 नंबर की, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश में जो आपके मेंस में जो पेपर आता है, ये 2021 का पेपर, इसको अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में जो आर एस में इंग्लिश आती है वो क्या है और उसको कैसे अपन ईजिली क्रैक कर सकते हैं। देखिए, पहला सेक्शन जो है वो तो है अपने जनरल इंग्लिश, जिसमें ग्रामर आ गई। ठीक है। अब ये जो ग्रामर आती है, जिसमें इसमें आर्टिकल्स हो गए, मान लीजिए प्रिपोजिशंस हो गए, टेंस हो गए, मॉडल वर्ब, एक्टिव, पैसिव, इसमें ईडियम्स है, वन वर्ड है, कन्फ्यूजन वर्ड्स है, सिनोनिम है। राइट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ये वो इंग्लिश है जो हर एग्जाम्स में आती है, चाहे आप मान लीजिए पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर एस में जाती है, 20 नंबर की आती है। अब इसको अपन सेक्शन मान लेते हैं ए, जो कि बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है कि हर एक टॉपिक में कुछ अपवाद है, कुछ नियम है जिनको अपन को करना है। देखिए, एक चीज़ आपको समझना है कि इंग्लिश में भी दो सेक्शन होते हैं। एक पढ़ने वाला, समझना, और उसको याद रखना, मतलब रटना। क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा समझनी है, इंग्लिश वही समझ सकता है या वही बोल सकता है या वही इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकता है जो इंग्लिश को एक भाषा की तरह लेगा। अगर आप इसे एक सब्जेक्ट मान के चलते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि देखिए, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा। जैसे हिंदी है, जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच है, इटालियन है। तो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को आप तभी सीख सकते हैं जब आप उसके माहौल में रहते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा, अपने सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है राजस्थान में या पूरे इंडिया में, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों से पढ़ा है हर एग्ज़ाम्स के लेवल पे, तो मुझे तो आर सबसे ईजी लेवल लगता है। लेकिन इसमें होता है क्या है, बच्चा एक्चुअली उसको सब्जेक्ट की तरह लेना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वहीं अपन गलती करते हैं। इसको एक लैंग्वेज की तरह लेना, और ये बहुत इजी है। तो जो सेक्शन ए है 20 नंबर का, उसमें आपको हर एक टॉपिक में आपको 40 से 50 क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास में, आपको उन्हीं को फॉलो करना है बस। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो उसमें आप मान लीजिए 20 का जो आता है, उसमें आप आराम से 17 से 20 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, और उसको घर जाके जब क्लास खत्म हो जाती है सिर्फ 5 मिनट उसको रिवाइज करना है। बाकी मैं उसका जब टेस्ट लूँगा, आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत इजी है। और जो आर एस लेवल पे आती है, बहुत ही बेसिक लेवल पे आती है। यूँ मान लीजिए, बहुत अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है, आपने कभी आइडिया भी लिया है, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल में, या मान लीजिए आप कोई और डिफेंस की तैयारी करी, सीडीएस, एनडीए, कुछ भी आपने किया है, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो राजस्थान की इंग्लिश कुछ नहीं है, और उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आर एस की इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तो जो 20 नंबर का जो सेक्शन पार्ट ए है, सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई आपको इसमें देखिए, सिंपल सा वो है, इंग्लिश बहुत स्ट्रेट आपको रहना है, तब आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। इसमें अगर आप मान लीजिए तुरम खां बनने की कोशिश करेंगे, कुछ नियम लगाएंगे, हर जगह नियम अप्लाई करेंगे, तो इंग्लिश आपकी कभी पल्ले नहीं पड़ेगी। इसको सिंपल से एक लैंग्वेज की तरह लेना है। तो सेक्शन ए, केवल आपको क्लास को फॉलो करना है। तो जो भी अपन करेंगे उसको केवल 5 मिनट घर जाके देखना है, और जो भी मैं एग्ज़ाम दूंगा उसको देना है। तो क्लास के नोट्स ये भी नहीं कि मैं आपको कुछ भी करा दूंगा, लिमिटेड चीज़ें करेंगे, और वही आपके 20 में से 17 से 20 नंबर आप 20 में से ला सकते हैं ईजिली। आप ऐसा करना, जो भी मैं आपको नोट्स कराऊंगा, क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, या जो भी मैं आपको कराऊंगा सेक्शन पार्ट ए के लिए, जब एग्ज़ाम होता है आपका, तो उससे मैच कर लेना। अगर आपको क्वेश्चंस पार जाते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो रियल में प्रैक्टिकल है या मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ। फिर अपन अगर चलें सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी में क्या है, 60 का है, 30 में डिवाइड किया है, जिसमें पैसेज आएंगे। ठीक है, पैसेज बहुत सिंपल सा आता है, टफ भी आएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, और राइटिंग सेक्शन आता है, जिसमें आपको पैसेज पे राइटिंग लिखनी होती है। अब फिर जो सेक्शन सी है, बी और के बाद जो सेक्शन सी है, उसमें भी पैराग्राफ राइटिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, लेटर राइटिंग आ जाती है, रिपोर्टेड राइटिंग आ जाती है। अब जो सेक्शन ए है वो ग्रामर है, इजी है, सिंपल सा है। जो सेक्शन बी है ये एक ही है। इसको अगर अपन नॉर्मल सा कहें तो रीडिंग और राइटिंग है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको हर एक क्लास लूँगा। इसमें आपको घर जाके मैं 1 घंटे का आपको काम दूंगा, वो काम को आपको करना है। अब जो सेक्शन बी और सी है, मतलब जो दूसरा सेक्शन है, ये मेहनत मांगेगा, क्योंकि इसको आप रट नहीं सकते। ठीक है। देखिए, जो सेक्शन ए है वो तो क्या है, आपको रटना है। रटना इन द सेंस, उसके नियम है, अपवाद है, उनको फॉलो करना है। इजी है, और उसमें पूरे नंबर लाने बहुत आसान है 20 में से। सेक्शन जो बी है या सी है, दोनों को मैं एक ही मान लेता हूँ, जिसमें राइटिंग अपने पैसेज टोटल कवर हो रहा है, रिपोर्टिंग, राइटिंग, लेटर। 60 में से आप अगर 2 महीने अच्छी मेहनत करें तो आप इसमें आराम से 35 से 40 नंबर, 38 नंबर ला सकते हैं, बहुत ईजी। इसमें केवल एक ही है, आपको क्लास के बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा,
आपको वो करना है, 1 से 1.5 घंटा इसको रेगुलर बेसिस पे देना है। अब जो सेक्शन बी और सी है उसके रिजल्ट मतलब आपको अपने में इम्प्रूवमेंट में देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बदलाव समय लेता है। तो कम से कम आप 25 से 35 दिन अपने आप को देंगे कि अभी आपके एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी अपने पास काफ़ी समय है। लेकिन मैं केवल इसको 2 ढाई 3 महीने मान के चल रहा हूँ। मान लीजिए अगर अपने पास इतना ही समय होता तो भी आप इसमें जो मैं आपको कह रहा हूँ वो नंबर आप ला सकते हैं। शर्त ये है, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा इस पर देना है और रेगुलर बेसिस पे देना है। यहाँ पे रीडिंग सेक्शन काम आएगा, यहाँ ना आपके नियम काम आएंगे ना आप रट सकते हैं चीज़ों को, ये केवल वही है, प्रैक्टिस है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, पेंटिंग सीखनी है, तो आप जब रोज़ खेलेंगे मैदान में, मान लीजिए फुटबॉल क्रिकेट या पेंटिंग, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी सीख पाएंगे। तो सेक्शन बी और सी है, इसको मैं एक ही मानता हूँ और ये इंग्लिश का प्रैक्टिकल है, राइट। तो अभी अपन 2021 का जो पेपर है मेंस का इंग्लिश का, उसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं और मैं आपको आइडिया देता हूँ कि भाई कितने इजी क्वेश्चन है और कैसे इसको किया जा सकता है। देखिए पार्ट ए में जब अपन आते हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 1 से 10 नंबर, जो हर एक 1 नंबर का है, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें गलती निकालनी है, उसको रीराइट करना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ऑल। तो देखिए फर्स्ट है जो है सेक्शन ए का, इटली इज़ एन यूरोपियन लैंग्वेज, राइट। देखिए इंग्लिश में क्या है कि एक ही जो सेंटेंस है उसमें एक्चुअली पूरी ग्रामर होती है, उसी में नाउन होता है, उसी में टेंस होता है, उसी में प्रोनाउन होता है, आर्टिकल होता है, सब उसी में होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया ये भाषा है, राइट, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इटली क्या है, नाउन है, ठीक है, किसी कंट्री का नाम है। अब इटली नाउन है, अब नाउन की आपने स्कूल में या कहीं पे भी क्या लैंग्वेज सीखी होगी। देखिए मैंने ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाया है। हिंदी मीडियम का बच्चा डाउन टू अर्थ होता है, वो मानता है उसे नहीं आता, लेकिन उसके अंदर डर होता है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसे लगता है उसे बहुत कुछ आता है। पर हकीकत ये है, बड़ी बड़ी स्कूलों के जो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे नंबर भी लाए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हो, क्योंकि जो एजुकेशन का लेवल है नंबर देने का, वो आपको पता है 98 वाला भी दुखी है कि 2% मेरे कम रह गए। लेकिन हकीकत क्या है, इतनी बड़ी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता है कि डिट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, और उन्हें लाखों रुपए इंग्लिश मीडियम में लगाए हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक लेवल का है कि डिट के साथ कौन सी फॉर्म आती है। बच्चे ने इतनी बड़ी स्कूलों में पढ़ा है, इतना पैसा लगाया है, उसको लगता है उसको बहुत कुछ आता है। लेकिन जब अपन ग्रामर के नियम से जाएंगे, या वो मान लीजिए उसके सामने जाएगा जिसके सामने इंग्लिश आती है, अगर उसके सामने बोलेगा तो अगर वो 10 चीज़ें बोल रहा है उसमें से 7 प्योर गलत है, कोई इफ़ और बट नहीं है उसमें, राइट। तो अपन को बेसिक से स्टार्ट करना है, लेकिन ये नहीं समझना है कि मैं इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का हूँ। अपन सबको एक ही लेवल पे लेके चलते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 2 ढाई महीने का टाइम लगेगा। रिजल्ट बोलेगा, नंबर बोलेंगे, जब आप इसके बाद एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको पता चलेगा अपन क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए इटली क्या है, नाउन है। अब नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, मान लीजिए अ पर्सन, प्लेस, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन सिंपल सा क्या है, नाउन का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है, ठीक है। अपन अपन सपने देखते हैं, सपने नाउन है, अपन उसको देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल के लिए कोई पैड पड़ा है, या मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ पड़ी जिसको आप टच कर सकते हैं, वो भी नाउन है। इटली किसी कंट्री का नाम है, आई कैपिटल होता है, क्योंकि किसी के भी नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर मैं अपना नाम लिखूं दशरथ सिंह, तो डी और एस दोनों कैपिटल होगा, क्यों, क्योंकि नाउन है, किसी का नाम है, किसी के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। इज़ अन यूरोपियन कंट्री, अब देखिए इस कौन है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है, इज़ आ गया, ठीक है, एक ही कंट्री इज़ आ गया। अब कंट्री कौन है, कंट्री एक नाउन है, ठीक है। देश, कौन सा देश, ये हमें पता है कि हम इटली की बात कर रहे हैं, इटली प्रॉपर नाउन है। एज कौन है, इटली सिंगुलर है। यहाँ पे कंट्री कौन है, कॉमन नाउन है। अब ये नाउन है, ये कौन है, इसकी क्वालिटी, विशेषता, एजेक्टिव। अब अपन क्या देखते हैं, सिंपल सा अपन क्या नियम लगाते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वोवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू कौन है, वोवल्स है, बाकी कौन है, कॉन्सोनेंट्स है। तो ई जो है वो अपन को लगता है कि ये वोवल्स है, ठीक है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू कौन है। लेकिन इंग्लिश में हर एक जो सेक्शन होती है ग्रामर, उसमें अपवाद होते हैं, वो अपवाद ही आपके क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है। और ये कोई लाखों करोड़ों अपवाद नहीं है, हर एक एग्जाम में, हर एक सेक्शन में, हर एक चैप्टर में आप मान लीजिए 10 से 12 अपवाद हैं जिनको सीधा सा याद करना है। अब यूरोपियन में जो साउंड आता है वो वाई का माना जाता है,
ठीक है। तो इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो वॉल्स के आगे अपन जनरल इंग्लिश एक नियम बेसिक क्या कहता है कि आपको एन लगाना है, कॉन्सोनेंट्स के आगे आपको ए लगाना है, ठीक है। तो अब जो ये साउंड है ये वाई साउंड है। अब ये आप जज नहीं कर सकते कौन सा साउंड है, आपको कोई मशीन लेके नहीं बैठना कि भाई ये कौन सा साउंड है कौन सा साउंड है। बेसिक सा नियम है, 10-15 जो अपवाद होते हैं वो अपन को याद रखने होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारे हैं लेकिन 10-12 जो मेन हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो कंट्री नाउन है, यूरोपियन उसकी क्वालिटी है, ई के कारण अपन ने एन लगा दिया क्योंकि ई कौन है, वोवल्स है। लेकिन यहाँ पे जो साउंड है वो वाई का साउंड है, तो यहाँ पे यूरोपियन के आगे कभी भी आता है, यूरोपियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ईयर हो गया, आपको इसके आगे ए लगाना है, ठीक है। तो एरर क्या हो जाएगा, यूरोपियन के आगे ए लगाना है। तो अपन कैसे लिख लेंगे, इटली इज़ अ यूरोपियन कंट्री। अब यूरोपियन का आगे ये लगता है आपको ये याद होना चाहिए, ये आप तभी याद रख पाएंगे जब अपने आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़े या आपने चाहे मान लीजिए कितना भी इंग्लिश में पढ़ा है, अगर आपको बेसिक सी चीज़ याद नहीं है तो आप इसको मिस कर जाएंगे। कि जब अपन एग्ज़ाम्स में जाते हैं अपन बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इटली इज़ अ यूरोपियन कंट्री। तो इसमें एरर किस में हो जाएगा, एन की जगह अपन को ए लगाना है। नेक्स्ट में अगर अपन चलें, रमेश गुप्ता इज़ अ MBBS, राइट। रमेश गुप्ता किसी का नाम है, RG कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो MBBS है ये एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एब्रीविएशन है। तो शॉर्ट फॉर्म है लेकिन इसका जो साउंड है आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इसका साउंड कॉन्सोनेंट लग रहा होगा, लेकिन इसका साउंड यहाँ पे वॉवल है, ए या ई का साउंड है। तो यहाँ पे MBBS के आके आपको हमेशा क्या लगाना है, एन। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई भी फालतू दिमाग या कोई नियम अप्लाई नहीं करना, बेसिक से अपवाद हैं ये आर्टिकल के जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, दी आइलैंड वॉज अनइनहेबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शिप। अब इसका मतलब है कि जो ये आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे भेड़ों के झुंड के अलावा, झुंड यहाँ पे लिखा नहीं है पर शिप को अपन शिप ही कहते हैं, पीछे ऐसे नहीं लगाते इंग्लिश में। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, एविडेंस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, जो अपन आगे पढ़ेंगे जब नाउन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हो सकता है एस लगाते, ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ पे एन लगाते। लेकिन ये नाउन का क्वेश्चन नहीं है, ना ये आर्टिकल का है, ये है एक्चुअली सिंपल सा क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का, ऑलराइट। क्यों, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, इसके बाद आता है इंग्लिश में फोर, ठीक है। तो एक्सेप्ट फोर होता है, ना कि एक्सेप्ट ऑफ, ठीक है। एक होता है एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक होता है एक्सेप्ट इसके अलावा। तो इसके बाद हमेशा कौन सा प्रिपोजिशन आता है, फोर, ठीक है। तो ये आर्टिकल का नहीं है, ना ये नाउन का है, ये प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं, डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल। ये आप मान लीजिए हर साल रिपीट होने वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में हर साल आना है, राजस्थान हो चाहे सेंटर हो। अब देखिए एक होता है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन हमेशा दो सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि जो मिठाई है ये रवि और मोहन के बीच में बांट दो, तो रवि और मोहन कितने जन हैं, दो। तो मैं यह क्या करूँगा, बिटवीन। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये जो मिठाई है ये आप लोगों के बीच में बांट दो, अगर आप लोग में मैं दो से ज़्यादा जनों की बात कर रहा हूँ तो मैं बिटवीन नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा अमंग, ठीक है। तो यू ऑल का मतलब क्या है कि यहाँ दो से ज़्यादा है, क्योंकि यू ऑल लगाया ना। तो यहाँ पे डिवाइड द मनी अमंग ऑल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये प्रिपोजिशन है, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं प्रिपोजिशन के। बिटवीन आता है दो जनों के लिए, अगर दो से ज़्यादा है तो अमंग आएगा, ठीक है। ये ही नियम हर जगह काम आएगा। इसमें एक और नियम क्या करता है, बिटवीन लोकेशन भी दिखाता है। अगर आपको कहनी जो मेरी स्कूल है इन तीन घरों के बीच में है, घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, तो अगर आप किसी की लोकेशन बता रहे हो, चाहे वहाँ पे दो चीज़ है चाहे दो से ज़्यादा है, तो हमेशा बिटवीन आता है। अगर आपको कहना जो मेरी स्कूल है इन तीन घरों के बीच में है, मेरी स्कूल दो घरों के बीच में, मेरी स्कूल 10 घरों के बीच में, जब बीच में की बात आती है, लोकेशन आ रही, तो हमेशा बिटवीन आएगा। जब भी बंटवारे की बात आ रही, कोई चीज़ बांटनी है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो जने होंगे तो वो बताएगा, तो क्या बोलता है, डिवाइड द मनी बिटवीन रवि एंड यू,
तो आप बिटवीन लगाते, लेकिन यू ऑल लगाए मतलब दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अमंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एरर, डिवाइड द मनी अमंग यू ऑल। नेक्स्ट अगर अपन चलें, ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ है, ये चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोली थी, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको ये टेंस का क्वेश्चन है। हैज़ के साथ क्या लगता है, हैव के साथ क्या लगता है, विल के साथ क्या लगता है, डिड के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन के साथ क्या लगता है, ठीक है, विल हैव बीन के साथ क्या लगता है। तो डिड के साथ इंग्लिश में डिड का अपन यूज़ कब करते हैं, जब अपन कोई चीज़ पूछते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला कि भाई आई वेंट, मैं गया था, मैंने क्या बोला, आई वेंट। आई वेंट कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, मैं गया था। अगर मुझे मना करना है, मैं बोलूँगा आई डिड नॉट गो। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर मुझे पूछना है तो भी मैं बोलूँगा डिड आई गो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली सिंपल सा आपको क्या लॉजिक याद रखना है कि डिड के साथ इंग्लिश में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल टेंस है, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डिड सोन स्क्रैच, ईडी हट जाएगा, योर कार्ड। पूछ रहे हो, डिड आगे आ गया, लेकिन डिड के साथ फॉर्म कौन सी आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई माथा पीछे नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, चीज़ें सब बेसिक ही आएगी। आपको केवल अपना बेस बनाना है। लोग क्या है, बिल्डिंग बनाने में बिजी है, बेस नहीं बनाते हैं, नींवें हैं कमज़ोर, बड़ी बड़ी चीज़ें लाते हैं, मोटी मोटी किताबें लाते हैं, पता नहीं कौन कौन से चैनल ज्वाइन करते हैं, और बेसिक ही कमज़ोर है, और सब बेसिक ही आता है। चाहे आप, मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, आरएस की, पटवारी की, कोई भी पेपर उठा के लिए देख लीजिए, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो उस पेपर के 70 to 80% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बेस होना चाहिए कि बेसिक इंग्लिश का क्या है। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आंसर हो जाएगा डिड सोन स्क्रैच योर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आता है, काफ़ी बार रिपीट होता है, और ये एक तरह से आप कैसे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 120 माइल्स आर टू फार टू ट्रेवल, 120 माइल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है ट्रेवल करने के लिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मेजरमेंट आता है, वेट आता है, डिस्टेंस आता है मतलब दूरी जो कि यहाँ पर है, या टाइम आता है, या अमाउंट आता है, तो जो अपना सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि ये एक ही है। आपने कहा मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर टोटल दूरी हुई ना, कितना है कि भाई 10 किलोमीटर दूर है। अपन एक एक किलोमीटर की थोड़ी बात कर रहे हैं, अपन टोटल दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब भी मेजरमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, मतलब माप ले रहे हैं आप, दूरी बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, किसी चीज़ का अमाउंट बता रहे हैं, या भार बता रहे हैं, वेट, वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। तो 20 माइल्स इज, क्योंकि ये एक ही है, टोटल है, तो 20 माइल इज, ठीक है, टू फार टू ट्रेवल। नेक्स्ट पे चलें, मे इट स्नो दिस फार साउथ। अब मे, ये कोई आज्ञा नहीं मांग रहा है, ये कैपेबिलिटी बात कर रहा है, किसी की काबिलियत, किसी की हैसियत। तो कुड इट स्नो दिस फार साउथ, मे नहीं लगाना है। मे अपन क्यों लगाते हैं, रिक्वेस्ट के लिए या संभावना के लिए। लेकिन अगर आप किसी की काबिलियत की बात कर रहे हैं, क्या तू ऐसा कर सकता है, या तू ऐसा कर सकता था, कर सकता है, कैन लगाते हैं, क्या तू ऐसा कर सकता था, कुड लगाते हैं। मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है, पर कैन और कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे कुड ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा। ये इजी है, लॉजिकल, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट हर टोल्ड टू वेट हेयर, ठीक है, ये एक्चुअली आप मान लीजिए, देखिए लेट हर, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश में मतलब चीज़ें पढ़ के समझ में आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे जो अपन ने अभी तक किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रटने वाली चीज़ है, यूरोपियन के आगे क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 रटने वाली चीज़, इसमें कोई लॉजिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 रटा हुआ होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है। चौथा रटा हुआ होना चाहिए, कोई दिमाग नहीं है। पांचवा नियम है, बेसिक सा नियम है, याद होता है। छठा थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाता है, जब आप इस टाइप के बेसिक, पहले मैं आपको जैसे बताऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, ये हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सेंस समझना पड़ता है कि अगले का भाव क्या है। आठवां जो है ये सिंपल है, लेकिन अगर आप इसकी हिंदी समझ पाओगे तो आपके लिए आसान है। अब सातवें में क्या कह रहा है, लेट हर टोल्ड टू वेट हेयर,
उसको बोला जाए कि वो यहाँ पे वेट करे, तो बोला जाए, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस सुना होगा, मैंने आपको बोला और मेरे को बोला गया, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आई एम टेलिंग, मेरे को बोला जा रहा है, आई एम टोल्ड या आई एम बीइंग टोल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी अपन डिटेल में इतना नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पर लेट हर बी टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड बताना, राइट। मैंने यहाँ पे इतना थोड़ा डिटेल में जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नॉर्मल बेसिक पे आते हैं। लेट हर बी टोल्ड, क्योंकि टेल का मतलब होता है बताना, टेल टोल्ड टोल्ड, तो लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर, उसको बोला जाए कि यहाँ पे वेट करे, ठीक है। लेट कौन है, लेट एक वर्ब है, तीनों फॉर्म लेट 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 होती है, लेट के भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, तो शी का हर हो गया। लेट हर बी टोल्ड, उसका बोला जाए यहाँ पे क्या बोला जाए, इंतजार करने के लिए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई थर्ड फॉर्म होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं, नाइन्थ, आई आस्क्ड हर एज टू वेदर शी वुड हैव अ कप ऑफ टी। इसको दो लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने, तो आई आस्क्ड हर का हो जाएगा आई सेड टू हर विल शी हैव अ कप ऑफ टी। इंग्लिश में विल का वुड हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अपन डिटेल में आगे जाएंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आई सेड टू हर विल शी हैव अ कप ऑफ टी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डायरेक्ट को जब अपन इनडायरेक्ट में बताते हैं विल का वुड हो जाता है, और जो इंट्रोगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हट जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए, आई आस्क्ड हर वेदर शी, एस टू को हटा सकते हैं अपन, इस लॉजिक से भी इसको रीराइट किया जा सकता है, दोनों लॉजिक सही है, ठीक है। टेंथ बहुत ही ईजी है, व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक। वुड लाइक वुड लव अपन क्यों यूज़ करते हैं, जब अपन कोई चीज़ से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या आप आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम, क्या आप जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गो। वुड लाइक और वुड लव एक ही बात है, लाइक थोड़ा लाइट है, लव थोड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि पहले इंसान पसंद करता है फिर प्यार करता है। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप कैसे पूछोगे, पूछोगे तो हेल्पिंग ऑफ आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, तो आप क्या पूछोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। लाइक टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा गए। तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ठीक है। तो वुड आगे आ जाएगा, क्यों आगे आएगा, आपको कैसे सपना थोड़ी आएगा आगे आएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो अपन ने देखा था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये वाला, डिड आगे आया था, क्योंकि डिड कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो सेम लॉजिक है, पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा। तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ठीक है। तो अपन ने जो 10 क्वेश्चंस किए हैं ग्रामर के 10 नंबर के, बहुत ही सिंपल है, बेसिक लेवल की इंग्लिश है। हर एक सेक्शन के 30-40 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनको कर लेना, 5 मिनट क्लास के बाद आप रिवीजन कर लेना, और जब अपन टेस्ट लेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप जो पहला सेक्शन है इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत कम मेहनत में, ठीक है। चलिए अब सेक्शन बी की तरफ अपन चलता है। चलिए आगे चल के देखें तो यहाँ पे आ रहा है वर्ड जो सिमिलर मतलब में हो, ठीक है। अब देखिए जब भी आप सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस करें तो पहले जो डायरेक्शन है उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत बार देखा है बच्चे क्या करते हैं कि जो सिमिलर वर्ड होते हैं या अपोजिट वर्ड होते हैं उनकी डायरेक्शन सही से नहीं पढ़ते, उनको क्वेश्चन का ऑप्शन भी पता होता है लेकिन वो डायरेक्शन ऊपर सही नहीं पढ़ते, या जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में वो आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, ठीक है, जो ये ऑप्शन में है। सिमिलर वर्ड कह रहा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कन्फ्यूजन वर्ड्स हो गई, सेम वर्ड हो गई, अपोजिट वर्ड हो गई, या वन वर्ड हो गई, ठीक है। ये सीधा सीधा रटना है, और मैं आपको बहुत लिमिटेड कराऊंगा, ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी कर, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। लिमिटेड के अंदर आप ये मान लीजिए वोकैब के एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके ये सब मिला के मान लीजिए 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो
अगर 6 आते हैं तो लगभग 5 या 6, 8 आते हैं तो लगभग 6 या 7 क्वेश्चंस, या मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ 100% अपने नोट्स में से ही आएगा। कि जो भी अपन आरएस में आता है या पटवारी में आता है या राजस्थान के किसी वैकेंसी में आता है वो बेसिक वर्ड आता है, ये बहुत बेसिक वर्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी अपन अपोजिट वर्ड या सेम वर्ड करेंगे, पहले ऊपर जो डायरेक्शंस अपन को दिए गए हैं, निर्देश, उसको ध्यान से पढ़ें और उसके हिसाब से दिमाग को ठंडा रख के करें, वरना हमें आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट पे अगर अपन चलते हैं 12वें पे, तो इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, अपनी सहमति देना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। डिसक्रेडिट का मतलब होता है किसी को विश्वास नहीं हो, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलता है जिनके बैंक पे विश्वास होता है। दिवालियों को, या मान लीजिए जो टाइम पे पैसा नहीं दे पाते, ठीक है, उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो क्रेडिट का मतलब होता है जिसका नाम होता है, विश्वास होता है। डिसक्रेडिट जिसका नाम में विश्वास नहीं होता, जो दिवालिया हो जाए या पैसा ना दे, ईमानदार ना हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी दोस्त ने आपसे पैसे ले लिए हैं, वो ना दे या देने की इच्छा नहीं है, या फ़ोन नहीं उठा रहा है, या उसको फ़ोन उठा के आवाज़ नहीं आ रही या आवाज़ कट रही है, तो वो डिसक्रेडिट है। नेक्स्ट टाइम आप उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो अप्रूव इसका आंसर हो गया। अब सेम चीज़ है, जैसे ही आप देखिए क्या होता है, जैसे ही आप सिनोनिम सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा ऊपर ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। यहाँ अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो डिसक्रेडिट का मतलब होता है, या प्रूडेंट एक ही होता है, इन दोनों का मतलब होता है विवेकशील। मतलब जो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करे, जिसके पास नॉलेज है, चीज़ों को आराम से संभाले, ठीक है, किसी को परेशान ना करे, विवेकशील। अपोजिट वर्ड है ऑब्स्ट्रूसिव, इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है तंग करने वाला, या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस्ड होती हो। कैसे, मान लीजिए आप शादी में गए और कोई एकदम चमकीले कपड़े पहन के आ गया, ठीक है, तो होगा क्या, आपको या शादी में हर लोगों को उसी के कपड़े दिखेंगे। अब जो बंदा या बंदी कपड़े पहन के, उसको लगेगा वो बहुत अच्छा लग रहा है या लग रही है, लेकिन हर बार अगर कोई आपकी तरफ देख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे दिख रहे हो सकता है आप बुरे भी दिख रहे हो। वो ना चाहते हुए भी उसका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई अननेसेसरी अटेंशन मिलती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जिसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव वे में परेशान करने वाली चीज़, ठीक है। कोई लाइट हो गई, आप सो रहे हैं, मान लीजिए कोई लाइट है जो आपका ध्यान खींच रही है, तो डिस्क्रीट और प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, विवेकशील। वही है 14 में, ठीक है। डेप्थ, एक्सपर्ट, किसी चीज़ में नॉलेज होना। एमेच्योर का मतलब होता है किसी काम को शौक के रूप में करना। जैसे मान लीजिए अगर अपने विराट कोहली खेल रहा है तो क्रिकेट का एक्सपर्ट है। कोई मान लीजिए ऑफिस जाते हैं, कभी क्रिकेट खेलते नहीं, फिटनेस के लिए कभी कभी खेलते हैं, वो मान लीजिए जिस दिन उनका ऑफ है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो कोई प्रोफेशनल बंदे नहीं है, वो केवल अच्छा उन्हें लगता है, शौक के रूप में है, इसलिए वो खेल रहे हैं। तो अमेच्योर का ये वन वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई काम जो अपन शौक के रूप में करते हैं, अपन रात दिन नहीं करते, या अपन उससे पैसा नहीं कमाते, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अभी अपन कर रहे हैं कि अपन को अच्छा लग रहा है, थोड़े टाइम का शौक है जो जल्दी उतर जाता है, जिसको अपन पैसे कमाने के लिए नहीं करते, केवल समय के लिए। नेक्स्ट में जिसमें क्या करना है, ये एक्चुअली रीराइट करना है एरर ढूंढ के, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, आप इसको मान लीजिए ये फ्रेजल वर्ब है प्लस प्रीपोजिशन है। तो आर्मी गॉट डिस्प्रेज्ड एंड डैश बिफोर द अपोनेंट्स, जो आर्मी है उनका विश्वास जो था वो ख़त्म हो गया था, और उन्होंने अपने दुश्मनों के आगे हथियार डाल दिए थे। तो गिव इन का मतलब होता है हथियार डालना, किसी चीज़ से हार मान लेना, ठीक है। गिव अपन का मतलब होता है किसी को सजेशन करना नाकामयाबी का, इसको छोड़ देते हैं अपन। तो गिव इन का मतलब होता है हथियार डाल देना, हार मान लेना, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए, ये रटने वाली चीज़ है, इसमें कोई आपको कोई लॉजिक काम नहीं आएगा। गिव इन, ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती है उसका क्वेश्चन है, इजी है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बेसिक है। 16 की अगर अपन बात करें, कैट नैप होता है। जैसे मान ली कोई कह रहा है यार तू ये काम करे जितने मैं थोड़ी सी नींद ले लूँ, डॉग नैप कोई वर्ड नहीं है। कैट नैप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने कहा यार तू वहाँ पे जाके आ रहा है, तेरे को 30 मिनट लग रहे हैं, जितने मैं एक छोटी सी नींद ले लूँ, झपकी ले लूँ, तो वो कैट नैप हो गया। 17, अब देखिए प्रीपोजिशन है, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी व्हेन आई वॉज ईटिंग केक। अब ये जो सेंटेंस हैं इनको देखिए, आप इसे कन्फ्यूजन वर्ड्स मान लीजिए,
या प्रिपोजिशन मान लीजिए। अब कन्फ्यूजन वर्ड्स में क्या है, जब भी दो एक टाइप के वर्ड होते हैं जैसे 17 18, जब भी मैं आपको नोट्स दूंगा या जब भी आप कहीं से भी याद करते हैं, आपको ध्यान रखना आपको दोनों याद नहीं करना है। अगर आप दोनों ऑप्शन याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक अच्छे से याद करना है, दूसरे का हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जब एक अच्छे से याद है, आप कॉन्फिडेंस हो, तो दूसरा जब आंसर मान लीजिए एग्जांपल दो ही ऑप्शन है, जब आंसर ए नहीं है तो बी होगा। तो ए का अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, हल्का सा बी का नॉलेज है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। दोनों का अच्छा नॉलेज है और आप ये नए नए खिलाड़ी हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी बॉल छोड़नी है कौन सी बॉल खेलनी है। तो इसके लिए क्या है, देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा भी। किसी ने कहा यार मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक बाइक भी है, ठीक है, तो ये हो गया बिसाइड। इसके अलावा आपने कहा यार मेरे पास जोधपुर में एक प्लॉट है और मेरे पास एक फ्लैट भी है, ये हो गया बिसाइड जिसमें एस लगता है, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट। आपने कहा यार मेरे से अगला कौन बैठा है, किसी ने कहा तेरे से अगले तो मोहन बैठा है, तो अगला, नेक्स्ट, इसके अलावा भी, ठीक है। तो बैठने की बात हो रही है, इसके अलावा भी कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, विदाउट एस वाला बिसाइड। 18 में अगर अपन आते हैं, ये रटने वाली चीज़ है। देखिए कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, इसका तो मतलब होता है विश्वास, ठीक है। उसको विश्वास था कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, लेकिन इसका मतलब होता है कोई आपका विश्वास पात्र आदमी या ऐसा कोई चीज़ जिस पर आप विश्वास कर पाए, जिसको आप अपने सारे राज बता पाए, जिससे आप दिल की बात कर पाएँ और उम्मीद हो कि उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक पक्का दोस्त होता है और वो बात जो आप पर्सनली किसी को बताते हैं वो हर किसी का एक दोस्त होता है खास, और उस तरह से वो बात पूरे समाज में फैल जाती है। तो ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई चीज़ जिस पर पूरा विश्वास करें और उससे अपन दिल की बात शेयर कर पाएँ, ठीक है। इसका मतलब होता है एक खुद पे विश्वास होना, उम्मीद होना या खुद की काबिलियत पे भरोसा होना। कन्फ्यूजन वर्ड्स है, जैसे मैं आपको लिमिटेड वर्ड्स कराऊंगा उसी को आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक है। ये वन वर्ड आ गए, ये अपन मैक्स से मैक्स मैं आपको 200 कराऊंगा, उसको अच्छे से कर लेना, 2 नंबर आपके फिक्स है। अब ये बहुत बेसिक सा है, कोई भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव कंट्री का, ऑफ अ कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो एक्चुअली एक कंट्री में रह के, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए भारत पाकिस्तान है, भारत चाइना है, भारत रसिया है, तो हर एक कंट्री में अपने दूसरे कंट्री के एम्बेसडर होते हैं ताकि वो कंट्री के कम्युनिकेशन को रनिंग में रहे। जैसे भारत ने क्या किया, जब यूक्रेन रसिया की लड़ाई हुई तो वहाँ पे जो लोग थे, भारत के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे, उनको निकालना था। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके डिप्लोमेट्स किसी कंट्री में नहीं है तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए हर एक कंट्री में डिप्लोमेट्स होते हैं ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो। भारत में अगर अपन बात करें इंडिया में, तो जो ये लुटेंस दिल्ली में, यहाँ पे सारे डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसीज होती है, ठीक है। तो वो एक दूसरे कंट्री के कम्युनिकेशन को ईजी बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का, इसका हो जाएगा एम्बेसडर। जो आपने आपने काफ़ी कहीं पे भी आपने मतलब रात दिन सुना होगा, एम्बेसडर होते हैं जो एक दूसरे कम्युनिकेशन को इजी बनाते हैं, ठीक है। ताकि क्या है कि भाई किसी भी कंट्री में आपको कोई बात करनी है तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 का। 20, शोविंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स एंड एक्शंस। अब ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, मतलब कोई भी अपने सोचने के लिए, एक्शन लेने के लिए किसी से बाध्य नहीं है। अब इसका जो प्रॉपर वन वर्ड है वो है मैवरिक, MAVERICK। इस टाइप की पर्सनैलिटी में क्या होता है कि उसको कोई भी डिसीजन लेने में या एक्शन में वो किसी बाध्य नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है, उसका ट्रस्ट नहीं कर सकते अपन। जैसे मान ली कोई आपका फ्रेंड है, तो कहीं भी बैठा कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो पब्लिक में एकदम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो अपन उनका ट्रस्ट नहीं करते। तो अपन जब उनको सही जगह ले जाते हैं, लेवल की चीज़ ले जाते हैं, कहते भाई तू चुप रहना, ठीक है। तो MAVE मैवरिक इसका आंसर हो जाएगा। वन वर्ड रटने पड़ेंगे। अब अपन आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी एक्चुअली पैसेज है।
अब जो भी सेक्शन बी या सी में आ रहा है वो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये वो इंग्लिश है जिसको रटा नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको कहा था, यहाँ अपन को 1 घंटा देना पड़ेगा, और ये रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, समय लेने वाला बदलाव है। लेकिन अगर आप रोज़ 1 घंटा देते हैं तो अगले 30 से 35 दिन में या मैक्सिमम 40 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। उससे पहले दिख जाएगा अगर आपको बेसिक भी बहुत, ये तो मैं उनको कह रहा हूँ जिनका लेवल मान लीजिए 0% है। कुछ ऐसे बच्चे जिनका ठीक ठाक है या बहुत ही बेस ठीक है, या मैं कह रहा हूँ जीरो भी, अगर आप करो, क्योंकि जो वही मैं आपको जैसे बता रहा हूँ चीज़ें आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग और रीडिंग जो सेक्शन बी और सी है, इसके लिए अपन को 1 घंटा रोज़ इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी चीज़ जब पढ़ेंगे एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली उसकी चीज़ समझ में आएगी। पैसेज को सॉल्व करने का एक ईजी तरीका क्या होता है जिसमें टाइम कम लगे और अपना काम हो जाए। पैसेज को अगर आप पहले पढ़ोगे तो समय वेस्टिंग है वो। क्यों? क्योंकि आप पूरा पढ़ोगे, थोड़ा बहुत समझोगे और दिमाग से हो सकता है निकल जाए। लेकिन अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब आपकी रीडिंग लिमिटेड है या आपके पास समय नहीं है, आप सीधा क्या करो, क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन की हिंदी समझो और उसी चीज़ को पैसेज में ढूंढो। जैसे विच पीपल सीइंग द अपरेंट इफेक्ट ऑफ थिंग्स टॉक ऑफ लक फॉर्चून एंड चांस। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि किसी की भी कामयाबी को देख के सीधा ये मानते हैं कि ये लक है, किस्मत है और चांस है। ये चीज़ आपको हिंदी में समझनी है। अब इस चीज़ को आपको पैसेज में ढूंढनी है, बहुत बेसिक पैसेज आता है। अब जैसे ही आप, सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन है तो आंसर यहाँ से होगा, ऐसा नहीं होगा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ होगा। 90% चांस है बस यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए, द थॉटलेस, द इग्नोरेंट और द इंडोलेंट, इसका मतलब होता है आलसी। सीइंग ओनली द अपरेंट इफेक्ट ऑफ थिंग्स एंड नॉट द थिंग्स देमसेल्फ टॉक ऑफ लक। तो जो लोग थॉटलेस होते हैं, ठीक है, इग्नोरेंट होते हैं या आलसी होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों की जो कामयाबी है उसको ये मानते हैं कि ये सब उनकी किस्मत है, चांस आ गया बाय चांस। ठीक है, आपके परिवार में या साथी में जब किसी का कोई अच्छा सिलेक्शन हो जाता है या कोई कामयाबी, अपन कहते हैं ना इसको तो ऐसे ही मिल गया, तो वो चीज़ जो है, जो आलसी होते हैं, चीज़ों पे ध्यान नहीं देते या जिनका विवेक दिमाग से काम नहीं करता, वो क्या करते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को लक कह के या किस्मत कह के या बाई चांस, लक चांस कहते, अपन उनकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, पर ये मोटा मोटा 90% आपको यहाँ से आंसर निकालना है इसका। अब नेक्स्ट अगर अपन चलें, व्हेन डू सच पीपल कंसिडर लक एंड चांस टू फेवर इंडिविजुअल। कब लोगों को लगता है कि जो चांस है, वो लक जो है वो फेवर कर रहा है किसी को, कब लगता है? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? अपन को इसका क्वेश्चन भी मिल चुका है और अपन को उसका आंसर भी मिल चुका है। सीइंग अ मैन ग्रो रिच दे से हाउ लकी ही इज। किसी को बड़ा होते हुए देख के, ठीक है, ऑब्जर्व अनदर बिकम इंटेलेक्चुअल दे क्लेम हाउ हाईली फेवर्ड ही इज। किसी को सक्सेसफुल होते हुए, पैसा वाला बनते हुए देखते हुए हम कहते हैं यार ये कितना लकी है। तो ये इसका मोटा मोटा आंसर है, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से ऐड करना होगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको अपने इसको, यही इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इतना डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहे कितना भी सॉल्व करूँ वो आपको कोई हेल्पफुल नहीं है। इसके लिए अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा, अच्छी बात क्या है कि इसमें रटना कुछ नहीं है, इसमें 1 घंटे की मेहनत है और 25 से 30 दिन में इसका रिजल्ट दिखने लग जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, व्हाट इज़ नीडेड टू रियलाइज द विजन ऑफ अ हार्ट। ठीक है, क्या चाहिए विज़न जो हार्ट रियलाइज़ करने के लिए, कि जो विज़न है मतलब जो अपनी सोच है, अपना जो प्लान है, व्हाट इज़ नीडेड टू रियलाइज द विज़न ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट का विज़न जो है, अपनी जो सोच है उसको रियलाइज़ करने के लिए क्या चाहिए। अब देखो क्या है, नेक्स्ट अपन जब आएंगे तो यहाँ तक जैसे इसका आंसर मिल गया, अपन को आइडिया मिल गया यहाँ तक क्या बात हो रही है कि जो थॉटलेस पीपल है या जो आलसी लोग हैं वो दूसरे की मेहनत को लक में या चांस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई इस बंदे की मेहनत क्या है, इस बंदे ने अभी तक क्या किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर अपन आगे आएंगे थोड़ा सा,
फिर अपन देखेंगे लोग क्या करते हैं, दे डू नॉट सी द ट्राइल्स एंड फेलियर्स एंड स्ट्रगल विच दीज मैन हैव वॉलंटरली इनकाउंटर इन ऑर्डर टू गेन देयर एक्सपीरियंस। अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वो बाय चांस या बाय लक नहीं हो रहा है, उसके पीछे जो मेहनत है, जो बंद कमरों की मेहनत है, जो अकेले की मेहनत है, वो मेहनत है जहाँ उसका स्ट्रगल है, सक्सेस होने से पहले उसकी फेलियर है। ठीक है, अपन को केवल सक्सेस दिखती है, लेकिन सक्सेस पाने के पीछे बैकग्राउंड जो मेहनत है, लगातार स्ट्रगल है, फेलियर्स है, वो अपन को नहीं दिखते। ठीक है, आज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अपन किसी की बात कर ले, मान लीजिए आप एग्जाम्पल धोनी की बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए अपने मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो आज हमको उनकी सक्सेस दिख रही है विराट कोहली की, लेकिन उनके पीछे की जो मेहनत है जब अपन उनको देखा नहीं, क्योंकि मेहनत का तो वीडियो बनता नहीं है। मेहनत का वीडियो तभी बनता है जब आप सक्सेस हो, तब लोग आपसे पूछते हुए आप सक्सेस हुए, आपने क्या किया। लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे जज करते हैं सक्सेस को, ज़्यादातर लोग जज करते हैं भाई सक्सेस मिला इसको, इसकी किस्मत से मिल गया, इसको एक्चुअली लक था इसलिए मिल गया, बाकी इसकी मेहनत अपनी तरह ही है। तो लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, फेलियर्स होता है, स्ट्रगल होता है और बार बार फेलियर्स होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आप क्वेश्चंस को पढ़ के डायरेक्ट उसके आंसर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपन को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप, जैसे बहुत से मैं देखता हूँ कुछ टीचर बताते हैं शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। रीडिंग राइटिंग की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और जो लिखा है आप कुछ किसी टॉपिक पे लिख सकते हैं, लेकिन जो आरएस का लेवल है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप 1 घंटा जो अपन करना चाहेंगे अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं उसको सॉल्व करूँ उसको मतलब नहीं है, ये आप ही को करना है, पर ये अपन जब प्रैक्टिस के बाद ये करेंगे तब मज़ा आएगा। अब इसमें क्या है, ये फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग, सिनोनिम ढूंढना है इन सब का। ठीक है, कि भाई जो दबता नहीं है डिफ़िकल्टी से, ठीक है, खतरे से, या निराश नहीं होता है। अब इसके लिए वोकैब चाहिए। अगर आपने वोकैब है, पर वो सिनोनिम एंटोनिम जब अपन करते हैं इस टाइप की वोकैब बन जाती है। अगर अपन इसका देखें यहाँ पे, देखिए ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो आपको लगता है कि भाई रात दिन की लैंग्वेज में अपन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पे लगता है, एक ये वर्ड है, एक ये है, एक ये है। अनडाउंटेड का मतलब होता है निडर, इसका आंसर है। इनसरमाउंटेबल या एडजस्ट का मतलब होता है अधिक कठिन, मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, पर ये पैसेज में जो मान लीजिए 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 पैसेज से कनेक्ट आएंगे, एक सिनोनिम का सेम वर्ड का अपोजिट वर्ड का आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपन जो है, अपन को जो पैसेज में इसका आंसर मिलता है उसके हिसाब से अपन कर देंगे अनडाउंटेड जो निडर होता है। ठीक है, ये सिनोनिम सेम वर्ड अपोजिट वर्ड के समय अपन इसको कवर करेंगे। अब 26 से लेके 27, 28, 29, 30 को हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए भी वही है जो अपन 1 घंटे की जो क्लास लेंगे बी सेक्शन और सी के लिए। ठीक है, उसी से ये चीज़ें कवर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है और लिखना है, रीडिंग प्लस राइटिंग। लेकिन ये सबसे मुझे इजी सेक्शन लगता है कि ग्रामर में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ग्रामर हो सकता है किसी को नियम से डरता हो, रटना भी पड़ता हो, इसमें रेगुलर की मेहनत है। होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए अगर आपने किसी एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपने किसी डिफेंस की जॉब की तैयारी करी है, तो मान लीजिए, चलिए आपने तो डिफेंस की शायद नहीं करी होगी, आप में से किसी ने शायद करी होगी। मान लीजिए आपको 6 मिनट में 1600 दौड़ना है, तो वो फर्स्ट डे से नहीं आएगा। आप फर्स्ट डे हो सकता है 1600 दौड़ने में आपको 12 मिनट लगें, 15 मिनट लगें, लेकिन धीरे धीरे वो 12 से 9 होंगे, 9 से अपने 8 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे और 5 20 भी हो जाएंगे। लेकिन वो तभी होंगे जब रेगुलर प्रैक्टिस है। तो अपन जो सेक्शन बी और सी की बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो अपन को याद रखना है, डरना है, ईजी है और मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट भी दिखेगा। अब इसमें जो अपन को टॉपिक मिला है क्रिप्टो करेंसी को, उसको कम लेंथ में लिखना है। वही बात है, अगर आपको किसी टॉपिक पे लिखना आता है
मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कह दिया यार आप वो लिखो जो आपने कल किया था, तो पहले आपको हिंदी सोचनी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे अभी ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आए थे 26 से, उसके बाद मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उससे पहले पैसेज आया, उसके बाद अब आया कि आपको इसी को शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, या आगे जो आएगा लेटर हो गया या लेटर में या रिपोर्टिंग राइटिंग, लेटर में सिंपल सा फॉर्मेट है, अंदर का मैटर आपको लिखना है, फॉर्मेट फिक्स होता है, कहाँ पे डिपार्टमेंट का एड्रेस आएगा, कहाँ पे डेट आएगी, कहाँ पे जिसका आप बात कर रहे हो उसका एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में आपका रिगार्ड्स आ जाएगा। ये फॉर्मेट फिक्स होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीच का जो मैटर है या ये जो टॉपिक वो सेम ही है। तो इसके लिए वही है, पहले अपन को क्या है कि इंग्लिश में कैसे अपन को सेंटेंस बनाने हैं वो अपन को पता होना चाहिए, ग्रामर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर हिंदी में जैसे आपने कुछ सोचा, एग्जाम्पल के लिए मैंने सोचा कि यार मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी। ठीक है, अब मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, तो खरीदी थी कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो सिंपल सा आपको आना चाहिए कि भाई आपने हिंदी में सोचा कि मैंने क्रिप्टो करेंसी, मान लीजिए एग्जाम्पल के मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, किसी ने कह दिया कि 2022 में, यह आपने सोचा। अब चाहे ये पैसेज में आ रहा है, चाहे राइटिंग में आ रहा है, चाहे लेटर में आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, चाहे रिपोर्ट कहीं पे भी आ रहा है, अब केवल आपको उस हिंदी में सोचना है। उस हिंदी को जो आपने सोचा है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो अपन क्लास में सीखेंगे, और बहुत इजी है, बहुत आसान है, पूरा टेंस का खेल है। उसके बाद केवल सेंटेंस बनाना है। तो मान लीजिए किसी ने कहा 2022 में मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदा था तो ही पास सिंपल टेंस है, तो बाय का बॉट हो जाता है, तो आई बॉट क्रिप्टो करेंसी इन 2022, बस। लेकिन उसके लिए सिंपल सा है कि आपको जो जो भी लिखना है, पढ़ना है, ठीक है, उसकी हिंदी आपको सोचनी है, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसको इंग्लिश में लिख देना है। तो ये जो तीनों तरीके हैं, पहले रोज़ पढ़ना है, फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फिर हिंदी में सोचना है, फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ से पैसेज भी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी, लेटर राइटिंग हो जाएगी, टॉपिक को शॉर्ट में लिखना है वो हो जाएगा, जो आपको टॉपिक आता है लिखने के लिए वो कवर हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसलेशन वाले हो जाएंगे। चारों का एक ही फार्मूला लगेगा, कोई अलग फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपके लिए सॉल्व करूँ उसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं तो सॉल्व कर ही लूँगा, बहुत ईजी है। लेकिन आप लोगों को कैसे करना है, अपन क्या कर सकते हैं, जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी उसके 10 या 12 दिन बाद ही अपन इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, सेक्शन बी और सी की, क्योंकि ये एक ही है। इसके लिए आपको अलग कुछ नहीं करना है। सेक्शन जो ए है उसमें रटना है, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे समझना है, रटना है। बी और सी मज़े की बात है, केवल पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, ना ज़्यादा कुछ समझना है, रटना बिल्कुल है नहीं, क्योंकि रटा हुआ यहाँ काम आएगा ही नहीं। अब ये तीनों में से एक टॉपिक पे लिखना है। वही बात है, जो हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है वो बहुत बेसिक सा लिख देगा, क्योंकि अगर आप अभी कहीं भी आपका कोई छोटा भाई बहन स्कूल में पढ़ता होगा तो आपने देखा होगा ये तो बहुत कम, मतलब क्लासों में, छोटी एज की क्लासों में ऐसे टॉपिक लेके वो लिख देते हैं। ठीक है, तो अपन को जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा टाइम, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ेगा, लेकिन 10 दिन बाद जो अपन स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें हो जाएगी। तो मैं आगे वाले क्वेश्चन जो है सॉरी, आगे वाले जो क्वेश्चन है सारे इसी टाइप के हैं। ठीक है, इसको 150 वर्ड्स में लिखना है, किसी में भी एक पर। ठीक है, इजी टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल से हैं। ये आपको एक लेटर लिखना है जॉइंट सेक्रेटरी को, ठीक है, जिसमें आपको डिपार्टमेंट लेबर वेलफेयर ड्राइंग अटेंशन टू द गवर्नमेंट पुलिस रिगार्डिंग नो वर्क नो पे कंप्लेनिंग अबाउट द बैंक एम्प्लॉयज हु वेंट आउट। तो बैंक एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए हैं, अगर काम नहीं तो पैसा नहीं, उस पर आपको एक लेटर लिखना है जॉइंट सेक्रेटरी। इसका फिक्स फॉर्मेट होता है, एक दिन में सीख जाएंगे। बीच का जो मैटर लिखना है, या इस पर जो भी है बीच का मैटर लिखना है, जो अपन ने कहा वो चीज़ काम करेगी कि 1-1 घंटे की जो प्रैक्टिस है और उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं तो उल्टा ये मानता हूँ कि सेक्शन बी और सी इजी है, काफ़ी इजी है। स्टार्टिंग के 10 दिन से ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, फिर 10 दिन बाद, और फिर उसके 10 दिन बाद, और फिर उसके 10 दिन बाद A1 काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे इजी है, इंटरटेनिंग है और मज़ेदार है। राइट, तो ये एक क्लास है जो आपको आइडिया देने के लिए है। बाकी आप खुद जब स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो रिजल्ट बोलेगा तब मज़ा आएगा। मैं ज़्यादा बोलूँ आप ज़्यादा सुने, उसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट रहा होगा तो अपन सॉल्व कर लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दशरथ सिंह है,
और उम्मीद है हम आपसे जल्दी क्लास में मिलेंगे।